हेलो एमर्स, आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के अंदर पुनः उसी टॉपिक को जो पहले हम देख रहे थे। मतलब हम लोग बात कर रहे थे कॉन्टिन्यूअस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो आज का भी जो टॉपिक है वो उसी पे बेस्ड है, लेकिन वो थोड़ा सा हम लोग अब डीप में चलेंगे। अभी तक तो हम लोगों को कोई कॉन्टिन्यूअस बॉडी दी जा रही थी और एक फिक्स एक्सिस दे दिया जा रहा था और बोला जाता कि इस एक्सिस के अबाउट बताओ बेटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कई सारी कंटिन्यूअस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखे हुए हैं पिछले वीडियो के अंदर। अगर आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो कम से कम 2-3 लेक्चर तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है। यहाँ पे हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर कंटिन्यूअस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट किया था और वहाँ पे फिक्स एक एक्सिस होती थी और उसके थ्रू हम देख रहे होते थे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो हम लोगों ने इन सब का देखा हुआ है ना। इसके पहले वाले में, इसके पहले वीडियो के अंदर या इसके पिछले लेक्चर के अंदर आप बात करोगे हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं ये सब बातें कर ली थी। सबसे पहले हम लोगों ने रॉड देखा था। रॉड भी दो तरीके से देखा था, दो इनर्शिया निकाला था, एक सेंटर ऑफ मास से और एक इंड से। सेंटर ऑफ मास से जब निकाला था तो आंसर आया था ml²/12 और इंड से जब निकाला था तो ml²/3। ये कैसे आया था ये अगर जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो के अंदर जाइए। अदरवाइज अगर आप यहीं से देखना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए आप क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को याद रखिए। अगर आप पीछे जाके इनका आंसर नहीं लेना चाहते तो भी आपका काम चल जाएगा, बस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए सबका। तो एक रॉड है, उसको अगर हम उसके सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो ml²/12 होगा, जबकि इंड से देखेंगे तो ml²/3 होगा, जब रॉड की लंबाई टोटल क्या है, l है। अगर मैं एक रिंग ले रहा हूँ और इस रिंग के परपेंडिकुलर मतलब ये रहा रिंग, अगर सपोज कर लूँ मैं ये रिंग है तो इस रिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस पे मैं देख रहा हूँ, यानी यहाँ पे एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है ऐसे। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो वो होगा mr²। और चूंकि इनफाइनाइट रिंग, यानी एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग, दूसरे के तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे बहुत सारे रिंग को मैं एक के ऊपर एक रख दूं, अरेंज कर दूं तो मेरा बन जाएगा हॉलो सिलेंडर। क्या बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर। ये आप देख पा रहे हो हॉलो सिलेंडर। रिंग और हॉलो सिलेंडर की प्रॉपर्टी ये होती है कि इनमें जो मास होता है वो साइड में होता है। साइड मतलब किनारे पे होता है, ठीक है ना। बीच में सबका सब क्या होता है, खाली होता है। जो आप अंगूठी देखते हो उसमें बीच में क्या है, खाली है ना। सब मास कहाँ पे है, साइड में। तो रिंग वही है। और हम लोगों ने इसके परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब ये रहा मेरा हॉलो सिलेंडर, इसके परपेंडिकुलर जब देखा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे क्या मिला, mr²। क्यों, क्योंकि रिंग से बना है तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही मेरे हॉलो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। फिर हम लोगों ने डिस्क का देखा तो डिस्क क्या होता है भैया, डिस्क का मतलब ये देखो, जैसे यहाँ पे सभी जगहों पे पूरा का पूरा है कि नहीं ये पोर्शन। जैसे यहाँ पे देखो तो ये वाला पोर्शन आपको रिंग नजर आएगा, ये रिंग है, देखो बीच में खाली है, जबकि ये वाला पोर्शन चारों जगह पे भरा हुआ है, मतलब हर ओर भरा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्क। तो डिस्क का जब हम लोगों ने देखा तो क्या आया, mr²/2। जबकि सॉलिड सिलेंडर किससे बना होता है, डिस्क से, यानी एक डिस्क के ऊपर एक डिस्क के ऊपर दूसरा डिस्क, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे इनफाइनाइट डिस्क एक के ऊपर एक अरेंज कर दूंगा तो मेरा सॉलिड सिलेंडर बनेगा। और सॉलिड सिलेंडर की वैल्यू mr²/2 होती है। ठीक, बिल्कुल। अब देखो सॉलिड सिलेंडर यहाँ पे नजर आ रहा है और यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये 1 2 3 4 चारों के चारों जो होते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस पे काम करते हैं। परपेंडिकुलर मतलब पुनः समझ लो, जैसे ये बॉटल है, सपोज कर लेता हूँ ये बॉटल है, ये सिलेंडर है, तो ये इसके अबाउट ये नाच रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर है, हाँ या ना, बिल्कुल बिल्कुल है। फिर आता है एनुलर रिंग। फिर क्या आता है, एनुलर रिंग। एनुलर रिंग क्या होता है कि इसमें हल्का सा बीच में खाली होगा, बाकी फिर चारों ओर क्या होंगे, मास होंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी इसकी होती है। और इसके अंदर रेडियस क्या हो जाते हैं, 2। कुल मिला के क्या होता है, एक रिंग के पास अगर थिकनेस आ जाए तो वही क्या बन जाता है आपका एनुलर रिंग। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा ये रहा सेंटर, तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी को मैं r1 मानता हूँ और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं r2 मानता हूँ। तो जब दो रेडियस होते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एनुलर रिंग, जब थिकनेस आ जाए। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि एनुलर रिंग इज इक्वल टू m इंटू r1² प्लस r2²/2। बहुत ही ईजी है इसका। ठीक है, अब आते हैं हॉलो सिलेंडर पे। तो हॉलो सिलेंडर जो होता है वो सेम टू सेम किससे मिलके बना होता है, एनुलर रिंग से। यानी एनुलर रिंग को एक के ऊपर एक अरेंज कर देंगे तो मेरा बन जाएगा हॉलो सिलेंडर। और वहाँ भी साइड में जो होगी थिकनेस बढ़ जाएगी, ये साइड की थिकनेस क्या होगी, ऐसे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा हॉलो सिलेंडर। यहाँ भी रेडियस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, हॉलो सिलेंडर का भी mr1² प्लस r2²/2। क्लियर है।
तो हम लोगों ने टोटल 7 बॉडी अभी देख ली। अब 7 बॉडी के आगे भी कुछ होते हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए उनको भी हम लोग देखते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिए क्योंकि इसी का यूज हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अगर हम आगे देखेंगे तो हमारे पास 4 और फिगर नजर आएंगे। एक आएगा रेक्टेंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना। अच्छा, कई लोग लैमिना का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। लैमिना मतलब प्लेट है ये, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर लैमिना का मतलब रेक्टेंगुलर प्लेट, यानी एक्चुअल में हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेट की बात कर रहे हैं। ऐसा प्लेट जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है लेकिन क्या नहीं होती है, मोटाई नहीं होती है, उसको हम लोग बोल रहे हैं। जैसे ये देखो, ये टैबलेट है। इस टैबलेट की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, ये लंबाई, मतलब ये देखोगे तो ये लंबाई है, ये लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई। इसके पास थिकनेस भी है, लेकिन हम इस थिकनेस को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पे थिकनेस नहीं लेंगे और इसको 2D के अंदर रखेंगे। ठीक है, और इसका हम लोगों ने क्या देखा था, तो इसके अंदर हम लोगों ने 2 चीज़ें देखी थी। इसके अंदर 2 एक्सिस आए थे, है ना। इसके भी हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास पे ही लिया था, लेकिन अलग अलग तरीके से लिया था। एक बार पुनः बनाता हूँ मैं, मार्कर कभी कभी काम नहीं करता है, अब क्यों नहीं करता ये नहीं समझ पाता हूँ मैं। फिलहाल में देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई L है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, चौड़ाई B है। ठीक है, हम लोगों ने कहाँ से लिया था, हम लोगों ने सबसे पहला ये रहा सेंटर ऑफ मास, तो हम लोगों ने ऐसे लिया था। एक बार लंबाई के पैरेलल लिया था और एक बार चौड़ाई के पैरेलल, है ना, ऐसे लिया था, है कि नहीं है। तो जब लंबाई के पैरेलल लिया था, यानी जब मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा था, तब मेरा जो आंसर आया था वो आया था ml²/12 आया था। और जब मैंने इसके चौड़ाई के अनुसार लिया था तो क्या आया था, मतलब ऐसे घुमाया था तो मेरा आया था mb²/12। समझ आया। तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट के अंदर 2 प्रॉपर्टी आप याद रखो। लंबाई के पैरेलल जो एक्सिस है उसके थ्रू घुमा रहा हूं मैं। लंबाई के पैरेलल जब घुमाऊंगा तो mb²/12, और जब चौड़ाई के पैरेलल घुमाऊंगा, ये रहा चौड़ाई, ये चौड़ाई है, चौड़ाई के पैरेलल घुमाऊंगा तो ml²/12। ठीक है, क्लियर है। क्यों, क्योंकि जब मैं चौड़ाई के पैरेलल लूंगा तो वो लंबाई को काटेगा, इसलिए लंबाई में आता है आंसर। जब मैं लंबाई के पैरेलल लूंगा तो चौड़ाई को काटता है, इसलिए क्या होगा, वो चौड़ाई में आएगा आंसर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, ट्रायंगुलर लैमिना। तो ट्रायंगुलर लैमिना, ये लैमिना मतलब ये भी क्या है, प्लेट ही है। तो इसका मतलब ट्रायंगुलर कोई प्लेट हो तब क्या होगा। तो ट्रायंगुलर प्लेट मतलब कुछ इस तरीके से था, और एक्सिस हम लोगों ने क्या लिया था भैया, यहाँ से था, कैसे घुमाया था, ये वाला एक्सिस था कि इसका बेस था, सर एक्चुअल में इसका बेस ही क्या बन गया था, एक्सिस। याद रखना बहुत जरूरी है, हम लोग ऐसे ऐसे घुमा रहे थे। ठीक है, और इसका आंसर हम लोगों ने क्या निकाला था, तो यहाँ पे जो इसका इनर्शिया आया था, क्या आया था बताइए, mh²/6, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पता है कि इसकी क्या होगी, h हाइट होगी, तो उस हाइट के कारण हम लोगों ने mh²/6 लिया था। ठीक है ना, ये सब I की वैल्यूज़ हैं, आप समझ पा रहे होगे। ठीक है ना, इतने सज्ञानता आपके अंदर आ चुकी है, ठीक है ना, और संवेदनाएं आपके अंदर भरपेट हैं, तो इसलिए इन सब का आंसर और ये सब आप समझ रहे होगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया। यहाँ तक हम लोगों ने कैसे आया ये भी देखा था। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे के ऊपर जो हम लोगों ने नहीं देखा, 2 और हैं, जैसे कि हमारे पास सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर। ठीक है ना, तो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, मिटाऊं मैं इसको, है ना, मैं मिटा रहा हूं, देखिएगा। तो हमारे पास आता है सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर। अगर मैं हॉलो स्फीयर की बात करूं, हॉलो स्फीयर मतलब ऐसा गोला जो खाली हो। जैसे आप कोई बॉल देखते हो, बॉल 3D होता है, स्फीयर क्या होता है, 3D। तो यहाँ पे देखना, आपको मैं पहले समझा दे रहा हूँ, रिंग और स्फीयर के अंदर डिफरेंस है। रिंग 2D होता है, स्फीयर 3D होता है। जैसे आप कोई बॉल देखोगे, बॉल तो फिलहाल के लिए नहीं है मेरे पास, है बॉल, हाँ दीजिए, जल्दी फटाक से दीजिए, 1 सेकंड में पॉज कर रहा हूँ, बॉल दिखा दे रहा हूँ, अब देखे जरूर होंगे। चलिए देखिएगा, ये बॉल है, ये हॉलो बॉल है। आप देख पा रहे होंगे अपने जीवन काल में, जब आप बहुत छोटे रहे होंगे, LKG UKG में पढ़े होंगे, तो इसी बॉल से आप लोगों ने खेला होगा, है ना। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सब लोग इसी बॉल से खेले हैं। ठीक है, तो इस बॉल को आप जो देख पा रहे हो, ये कैसी बॉल है, प्लास्टिक की बॉल है, और आप सबको पता है कि ये क्या है, अंदर से खाली है, सिर्फ इसके चारों ओर क्या है, लेयर है प्लास्टिक की, बाकी अंदर क्या है, हवा है ना।
है कि नहीं है? तो ये जो है आपका हॉलो स्फीयर कहलाएगा, नॉट हॉलो सर्कल। सर्कल इज 2D, स्फीयर इज 3D। देखिए इस बॉल को अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो देखिए आवाज भी कर रहा है। तो आप देखोगे जो हॉलो होते हैं ना ज्यादा आवाज करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है वो आवाज ज्यादा करते हैं। समझ पा रहे हैं? देखिए तो ये बॉल पकड़िए असिस्टेंट, गुड। नाम का असिस्टेंट है आप। हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर के अंदर अगर हम देखेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका 2/3 mr²। देखिए बॉल दिया, खेलने लगे। अरे भाई वो प्रैक्टिकल के लिए था। I = 2/3 mr²। ठीक है, अब देखेंगे इसी तरीके से, ये तो हॉलो हो गया। फिर सॉलिड वाला, असिस्टेंट सॉलिड का कोई प्रोग्राम है, मतलब सॉलिड की व्यवस्था है सॉलिड स्फीयर की? चले रहने दीजिए, सॉलिड स्फीयर का कोई व्यवस्था नहीं है, पहले ही बोले थे सब व्यवस्था करके रखिए। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है 2/5 होता है mr²। ठीक है, तो एक हॉलो स्फीयर हो गया, एक सॉलिड स्फीयर हो गया। क्लियर है? अरे हाँ ना बोलिए। ठीक है, तो हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर लेमिना। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे रेक्टेंगुलर लेमिना है, यानी यहाँ पे L और B है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपके पास स्क्वायर लेमिना आ जाएगा, है ना, यानी प्लेट क्या होगी? स्क्वायर। तो चलिए यही से हम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? हमको कुछ नहीं करना होगा। उसमें क्या होता है कि भैया जो स्क्वायर लेमिना होता है, वो स्क्वायर लेमिना के अंदर जो साइड होती है वो बराबर होती है। तो अगर एक साइड है तो दूसरी वाली भी होगी। तो चाहे मैं इस एक्सिस के थ्रू लूँ चाहे इस एक्सिस के थ्रू, सेंटर ऑफ मास से मैं चल रहा हूँ, तो चाहे इस एक्सिस के थ्रू लूँ चाहे इस एक्सिस के थ्रू, मेरा हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ma²/12। यहाँ भी क्या होगा? ma²/12। कब? जब मेरा स्क्वायर लेमिना होगा तो। ठीक है, अरे हाँ ना बोलिए। तो हम लोगों ने कितना देख लिया? 1 2, ये 3, ये 4 और ये इसी से सटे हुए हैं 5, है ना। तो यानी 5 हो गया, और इसके पहले हम लोगों ने कितना दिया था? देखा था 7, 7 5 टोटल 12। अब आप कहेंगे सर इधर तो आप लोगों ने, मतलब आपने बताया था, चलिए ये भी मैं एज्यूम कर सकता हूँ क्योंकि ये है, लेकिन ये दोनों आपने नहीं बताया था, है ना, तो इसलिए हम लोग याद नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। देखिए अगर हम इन दोनों के लिए फिर से अलग से वीडियो बनाएंगे कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग समझदार होंगे तो पुनः आप कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतना आपके पास अंडरस्टैंडिंग दे दी गई है कि आप खुद इस स्फीयर का क्या निकाल सकते हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। तो इसलिए जो मैं नहीं करूँगा वो आपके लिए HW है, आप लोग स्वयं करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप लोग हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का क्या करेंगे? निकाल के रखेंगे या दिखाएंगे आप। ओके, क्लियर? बिल्कुल। अब चलिए चलते हैं, जब इतनी कंटिन्यूस बॉडी की हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल चुकी है और उनकी हमको याद भी हैं, तो थोड़ा सा हम और अंदर चलते हैं। और अंदर मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मैं मिटाऊं यहाँ से? बिल्कुल। अब मान लीजिए मेरे पास रॉड आया, ध्यान से समझिएगा, मेरे पास रॉड आया, ये रहा मेरा रॉड, ये है रॉड। ठीक है, लकड़ी का है लेकिन है रॉड। रॉड तो वैसे लोहे को ही बोलते हैं हम लोग। असिस्टेंट मेरा सही नहीं है, नहीं तो सब लेके अरेंजमेंट करता, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे। तो हम लोग रॉड के बारे में क्या पढ़े हैं? रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने 2 समझे हैं। एक हम लोगों ने समझा है सेंटर ऑफ मास पे और दूसरा एंड पे। मतलब या तो आप इस रॉड को यहाँ पे रखो, या तो मैं बीच से घुमाऊं तो मुझे पता है, या तो मैं साइड से घुमाऊं तो मुझे पता है ना? हाँ या ना? ये आपका क्या है? ये सेंटर ऑफ मास वाला है और ये आपका क्या है? एंड वाला है, यही ना? अरे हाँ ना बोलिएगा, सर को मत भाई। ठीक है, क्लियर? लेकिन सपोज कर लो अगर मैं इस रोटेशनल एक्सिस को चेंज कर दूं, मैं यहां कर दूं, तब क्या होगा? अब तो इन दोनों के लिए तो आप बता सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, लेकिन इसके लिए आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि हमें ये कैलकुलेशन नहीं आ रहा है। हम लोग तो बस इतना याद किए ना भाई, सेंटर ऑफ मास का और एंड का। यहाँ पे आ गया तो हम नहीं बता पाएंगे, तभी तो गेम बनेगा, है ना? गेम यहीं पे तो चेंज करना है हमको, यहीं पे हमको देखना भी है। ओके, समझा जाए कि मान लीजिए हमको सेंटर ऑफ मास जितना पता है, वो तो हमको जितना पता है कंटिन्यूअस बॉडी के अंदर हम लोग समझ रहे हैं कि हमको अगर यहाँ से पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ से पूछा हम बता देंगे। अरे भाई खुद घुमाएंगे तो भी हमको पता चल जाएगा कि हम 20 से घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, कैलकुलेट कर लेंगे। साइड से घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर देंगे। क्या करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके? तो ये पता कर पाएंगे कि ये बॉडी कितना कितना
विरोध कर रही है यहाँ इस पॉइंट से घुमाने पे और इस पॉइंट से घुमाने पे। अच्छा, ये भी पता कर लिए तो क्या कर लोगे, तो इससे हम लोग ये कर पाएंगे कि जब हम इसको अप्लाई करेंगे या इसके थ्रू कोई मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे या कोई सपोज करिए कोई डिवाइस बनाएंगे, तो हम लोग इसका वहाँ पे यूज कर पाएंगे कि कितना फोर्स लगाना चाहिए तब ये घूमेगा, है कि नहीं है। यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, जैसे पंखा कैसे घूमता है, बीच से ही तो घूमता है, तो बताओ बिना उस पंखे का, बिना उस प्लेट का अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले कर सकते हैं, नहीं ना। ये सब चीज़ें पकड़नी पड़ेंगी ना, तो बेसिक काम कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, इसका मतलब यहाँ से मैं बात करूँ, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, बाहर कोई आ गया था तो मजबूरी था वहाँ पे रोकना। देखिएगा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ये है, एक सेकेंड और रुक जाइएगा। तो चलिए देखते हैं, बहुत सारे इंटरप्शन के बाद हम लोग फाइनली अपने वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि अलग अलग एक्सिस होने के कारण जो रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अलग अलग होगा। ये तो हम सबको पता है, क्योंकि एक्सिस चेंज करूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा, ये बात। दूसरी बात, हम लोगों को जहां पता है वहां पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर एक्सिस चेंज कर दिया तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर वही कैलकुलेशन लगाओ, फिर तरीका लगाओ, तब तो सर जमाना बीत जाएगा, है ना। तब तो हर एक पर्सन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो फिर डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, है ना। हम नहीं समझे सर, मतलब ये है कि अगर मैं एक्सिस चेंज कर रहा हूँ, मुझे मान लो इसका पता है, इसका पता है, दोनों का पता है, क्लियर है, मुझे इन दोनों का पता है, तब तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा कोई भी देगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पाऊंगा। और उस कंडीशन में मैं जब भी कोई डिवाइस बनाऊंगा तो हमेशा वही प्रयास करूंगा, या कोई भी मशीन का निर्माण कर रहा हूँ तो हमेशा मैं चाहूंगा कि या तो जो पंखा लगा रहा हूँ या जो भी चीज़ लगा रहा हूँ, या तो मैं बीच से लगाऊं या तो साइड से लगाऊं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इतने का ही पता है। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मान लो सपोज कर लो मैं यहाँ से लगाना चाहूँ तो मैं नहीं लगा पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो बिना जाने मैं कैसे इस यहाँ से यूज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। मतलब मान लो कोई मशीन बना रहा हूँ मैं, तो एक तो बीच से घुमा सकता हूँ मैं, या तो मैं इन से घुमाऊँ, तो मुझे पता है कितना विरोध होगा। लेकिन अगर साइड से घुमाना चाहूँ या बीच से घुमाना चाहूँ तो नहीं ना घुमा सकता, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे नहीं पता। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए जब देखा गया कि यार हाँ ठीक है, कुछ का हमको पता है, कुछ का नहीं पता है, तो एक काम करते हैं हम लोग, एक जितने का पता है उसके थ्रू जो नहीं पता है वो भी निकालने का प्रयास करते हैं। और उसके लिए दो थ्योरम्स बनाए गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, ठीक है, ताकि जो पता है उसकी सहायता से जो जिस एक्सिस का नहीं पता है वो भी हम निकाल लें। यानी हम एक्चुअल में हम चाहें तो इस बॉडी को जहां से मन करे घुमाएं, यानी यहां से घुमा रहे हैं तो रोटेशनल एक्सिस मेरी ये होगी, तो यहां से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूँ तो बता दूं, यहां से निकालना चाहूँ तो, 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 हर जगह से मैं निकाल सकता हूँ। सीधा कहने का अर्थ ये है, ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं हम लोग, यहां से मैं मिटा रहा हूं इसको और देखते हैं, समझते हैं कि वो थ्योरम्स क्या थे। तो एक्चुअल में जो थ्योरम था वो दो तरीके से था, ध्यान से देखिएगा, यानी थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थ्योरम क्यों बनाया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, ताकि हमको जो एक्सिस पे, मतलब हम जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं जानते वो भी फाइंड आउट कर पाए। और यूज तो हम वही बॉडीज करेंगे। आप एक बात तो जानते हो ना कि हमारे पास कौन सी बॉडी आएगी, यार यही सब तो बॉडीज आएंगी जो हम लोग देखे हैं, वो सब वही बॉडीज तो हैं जो हम देख पा रहे हैं। क्या उसके इतर भी कोई बॉडी आने वाली है, नहीं ना, तो लगभग अभी हमारे पास वही आने वाली है। अगर उसके एक्स्ट्रा कोई बॉडी आती है तो देखा जाएगा। तो यहाँ से बढ़िया, बस बीच में वीडियो कट गया था तो मैं वहीं से आगे बढ़ा रहा हूँ। हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर अलग अलग एक्सिस पे हम कैसे किसी कंटिन्यूअस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यों ज़रूरी है, ये हम लोगों ने बात कर लिया था। एक्चुअल में हम बात करने जा रहे थे थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वहीं से वीडियो कट गया है। ओके, तो थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कौन कौन से थ्योरम है, तो दो तरीके के थ्योरम हमारे पास होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग एक्सिस के लिए। जैसे ये दोनों थ्योरम के नाम आप देख लीजिए, तो सबसे पहले आता है मेरे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और फिर आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों थ्योरम क्या फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे, तो हमारे पास अननोन एक्सिस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। बिकॉज हमें जितना पता है उतने पे ही जीवन नहीं चलेगा, उससे आगे भी हमको अगर जानना हो तो कैसे पता करेंगे, तो इन दोनों की सहायता से करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल। अब मैं अगर बात करूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, तो एक्चुअल में पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो होता है वो सभी टाइप के बॉडीज के लिए क्या होता है, वर्क करता है। यानी ये क्या होगा, ये अप्लीकेबल होगा, अप्लीकेबल फॉर ऑल बॉडीज। ऑल बॉडीज मतलब 2D एंड 3D। ठीक है, इन 2D और 3D सबके लिए अप्लीकेबल होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, जबकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होगा इट इज ओनली applicable for 2D object or planar object। मतलब क्या है, इसको पकड़िए। पहले सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा, क्योंकि बहुत जरूरी है ये समझना, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं अलग अलग एक्सिस के अबाउट। तो अगर हम बात करें पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो इस थ्योरम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तो किसी भी बॉडीज, चाहे वो 2D हो चाहे 3D हो। अब 2D 3D का मतलब कि अगर मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई केवल है, लंबाई या मोटाई केवल है, तो वो तो 2D में आता है। जैसे रेक्टेंगुलर लैमिना हो गया, रॉड हो गया, ट्राइंगुलर लैमिना हो गया, ये सब के सब मेरे किस में आएंगे, वो सब के सब मेरे आएंगे 2D ऑब्जेक्ट के अंदर। 3D का मतलब जब हमारे पास वॉल्यूम वाली चीज आ जाए, दैट मीन्स वहां पे हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या लंबाई चौड़ाई मोटाई, ये सब अगर तीनों डायमेंशन आ जा रहा है तो वो मेरे 3D ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। और जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है वो चाहे 2D हो चाहे 3D हो, सबके लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, यानी अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है, ऐसा कोई शेप है या ऐसी कोई बॉडी है जिसके पास एरिया है और वॉल्यूम है, एरिया भी है और वॉल्यूम। एरिया ये बताता है कि भैया ये क्या है, 2D है, और वॉल्यूम आने का मतलब सीधा सीधा मतलब है कि ये क्या है, 3D है। तो किसी भी बॉडी जिसके पास एरिया भी हो या वॉल्यूम दोनों हो, तो उसके लिए कौन एप्लीकेबल है, पैरेलल। लेकिन जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है ये केवल उन्हीं बॉडीज के लिए एप्लीकेबल होता है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एरिया हो। ठीक है ना, ओनली फॉर, या ओनली एरिया, बस लिख दो, ऊपर तो लिखा ही गया है ऊपर, यानी ओनली एरिया हो, वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? तो ऐसी बॉडीज को हम लोग 2D बोलेंगे। और अगर एरिया के साथ साथ वॉल्यूम दोनों आ रहा है तो इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो 3D ऑब्जेक्ट है। और 3D ऑब्जेक्ट का हम लोग कहाँ पे, किस थ्योरम को के थ्रू लगाएंगे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के थ्रू हम लोग लगाएंगे। ओके, याद रख लीजिएगा, जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा तो फिर आगे आप कब कहाँ पे कौन सी चीजें लगाएंगे वो थोड़ी सी आपके लिए क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल में आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम सबके लिए और परपेंडिकुलर केवल और केवल 2D के लिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम आखिर होता क्या है। इस थ्योरम के थ्रू हम कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी एक्सिस के अबाउट क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर हम बात करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम भाई क्या करता है, बड़े सिंपल शब्दों में समझे तो सिंपल शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमको दिख रहा है पैरेलल, यानी एक्सिस जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल, तब जाके क्या लगेगा ये थ्योरम। अब क्या मतलब है इसको हम समझा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कई सारी बॉडीज थी, कई सारी बॉडीज मतलब हम लोगों ने लगभग 12 बॉडीज के बारे में समझा, या सिंपली 10 बॉडीज के बारे में समझा अलग अलग एक्सिस पे, या 5 बॉडीज के बारे में ही समझा। तो कोई भी उसमें से कोई भी रैंडम, मैं मान लेता हूँ कि कोई बॉडी है ऐसे, ठीक है, कोई भी एक रैंडम बॉडी मैंने ले ली। ओके,
कोई भी रैंडम एक बॉडी ले लो, क्योंकि बहुत सारी बॉडीज में से मैं कौन सी बॉडी यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं रखूंगा, बारी बारी निकालूंगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैंने मान लिया कोई रैंडमली कोई एक बॉडी है, ठीक है, और इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है। कोई रैंडम वाली बॉडी है और इसके सेंटर ऑफ मास से, यानी सेंटर ऑफ मास वाले एक्सेस से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है पता है। हमसे कह रहा है कि नहीं भैया हमको ये नहीं चाहिए, ये तो हमको पता है, एक्चुअल में हमको क्या चाहिए, तो एक्चुअल में मुझे यहाँ से चाहिए। सपोज कर लो इस पॉइंट पे मुझे देखना है कि इस पॉइंट या इस एक्सिस के अबाउट जब मैं इसको घुमाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। फिर से कोई बॉडी है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जब मैं घुमा रहा हूँ, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जो एक्सिस लगी हुई है उसके अबाउट घुमा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कितना यहाँ पे विरोध होगा, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि अगर मान लो मेरी जो रोटेशनल एक्सिस है वो यहाँ पे है, रोटेशनल क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास पे नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यानी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ठीक है। तो उस कंडीशन में सपोज कर लो ये आई है, तो इस कंडीशन में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है आई इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है, एम डी स्क्वायर क्या है ये, एम डी स्क्वायर। मैं सबसे पहले लिख दूँ इसको, तो ये क्या बन गया आपका एम डी स्क्वायर। अब यहाँ पे डी क्या है, तो पहली चीज़ तो समझिएगा, ये तो हम लोग जानते हैं ये क्या है, ये तो सिंपल बात है कि हमको पता भी था, है ना। ये क्या है, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अच्छा तो ये मुझे पता है, लेकिन सर यहाँ पे डी क्या है और एम क्या है, तो एम तो इस पूरे बॉडी का मास है, डी क्या है, तो डी एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस गुजरते हुए जा रही है उससे इस एक्सिस के बीच की दूरी है, ठीक है ना। इस सेंटर ऑफ मास से इस एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है आपकी, तो वो है डी, ठीक है, वो कितनी है डी। अच्छा तो ये सर फॉर्मूला कैसे आया है, इस फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। देखिए अगर आपको करना है तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हो, अगर आप इस चीज़ को फिल करो या इस चीज़ को लगाओ तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए कैसे ही हम ये फार्मूला आया उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके फार्मूले को देखते हैं, मेरी बात समझे। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी एक्सिस के अबाउट, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए और उसके पैरेलल ये एक्सिस होनी चाहिए, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए, और इस जो क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस गया है उसके अबाउट जो रोटेशनल मतलब जो एक्सिस है सिंपल, उस एक्सिस से जिस एक्सिस के अबाउट हमको पता करना है उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है कुछ, तभी आप कर सकते हो ना। ये डी पता होना चाहिए, एम तो ऑलरेडी पता ही होगा आपको, फिर सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या पता होना चाहिए आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, तब जाके आप क्या निकाल सकते हो, इस एक्सिस के अबाउट क्या निकाल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। सबसे पहली बात तो ये फार्मूला कहाँ से आया, पूरी कहानी फार्मूले पे है। तो चलो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक पॉइंट मास ले लेता हूँ, उस पॉइंट मास को मैं क्या मानूंगा, डीएम, क्योंकि पूरे का मास क्या है भैया, एम है, तो ये छोटकू सा मास क्या होगा, डीएम। अब इस छोटकू सा मास का अगर मैं डिस्टेंस देखूँ कहाँ से, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले सॉरी सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस गई है इस एक्सिस से देखूँ तो एक्चुअल में क्या है, मान लेता हूँ कि आर है। कितना मान लिया मैंने, आर है, वैसे तो जनरली मैं आर ही मानते आता हूँ, तो ये आर है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसके अबाउट यानी यहाँ वाला, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा डी आई। ध्यान देंगे सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस गई है वहाँ से मैं देखूंगा इस ऑब्जेक्ट की, तो वो मुझे मिल जाएगा डी एम आर स्क्वायर, है ना। ये डी एम आर स्क्वायर कहाँ क्या है, तो सर ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कि नहीं है, यानी ये सी ओ एम वाला है। ओके यस आर नो। मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ वाला नहीं ना चाहता हूँ, मैं तो यहाँ से चाहता हूँ, है कि नहीं है, यानी इस एक्सिस के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहता हूँ। तो मैं इस ऑब्जेक्ट का चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले इस पॉइंट का निकाल लूँ। अगर मैं इस पॉइंट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूंगा तो क्या आएगा सर, वो कुछ इस प्रकार आएगा कि I इज इक्वल टू मास क्या है, मतलब ध्यान दीजिएगा मास चूंकि छोटा है तो ये भी डी आई होगा, छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, तो यहाँ पे डीएम होगा। और इस पॉइंट मास का इस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट मैं घुमा के चेक करना चाहता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ, दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, डी है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर है। यहाँ से यहाँ तक डी है और यहाँ से यहाँ तक आर है।
है कि नहीं है। तो टोटल दूरी कितनी हो रही है भाई, यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट देखोगे तो डी और आर, ये सब मैंने अपने मन से एज्यूम किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी प्लस आर हो जाएगा। और चूंकि हमको पता है कि दूरी का क्या होता है स्क्वायर, तो क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा, बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे क्या करना चाहिए, अभी मुझे एक्सपेंड करना चाहिए इसको, तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, क्या बनेगा मेरा, डी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस 2d आर, यही तो बनेगा, हाँ या ना, बिल्कुल। अब मैं क्या जानता हूँ कि फिर से मुझे ये क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा, नहीं चूंकि dm जो है सबके लिए है, तो डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, dm डी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका dm आर स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ करूंगा तो 2dm इंटू डी आर हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलिएगा, ठीक है। चूंकि ये क्या मिला मुझे, ये जो मिला है इनर्शिया, ये एक्चुअल में छोटकू से मास के लिए, मुझे तो पूरी बॉडी के लिए चाहिए ना, तो पूरे बॉडी के लिए मुझे अगर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इंटीग्रेशन की सहायता लूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी आई, और जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो बारी बारी सबका होगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन होगा, डी एम डी स्क्वायर प्लस डी एम आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2dm डी आर होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। थोड़ा सा और आगे अगर मैं आ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है, तो मैं इधर आ जा रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे डी आई इज इक्वल टू, मतलब डी आई का इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आई आ जाएगा, और डी एम डी स्क्वायर, तो यार ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो डी एम इंटू डी स्क्वायर है, तो डी एम का डी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कहाँ होने वाला है इंटीग्रेशन, तो डी स्क्वायर को क्या कर लो, बाहर कर लो, डी स्क्वायर बाहर हो गया, अंदर क्या बचेगा डी एम, और यहाँ पे आप लिमिट नहीं ना फाइंड आउट कर सकते, ये तो रैंडम कोई बॉडी आपने उठाई है, तो कहाँ से कहाँ तक तो बता ही नहीं पाओगे ना आप, तो इसलिए केवल और केवल किसका होगा, डीएम का होगा। ऐसे ही ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी आर स्क्वायर बाहर चला आएगा, अंदर क्या बचेगा आपका डीएम, प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन बाहर चला आएगा, यहाँ पे 2 बाहर चला आएगा, अंदर बचेगा आपका 2dm इंटू डी आर, ठीक है ना, 2dm इंटू डी आर, समझ में आ रहा है। आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ समझा दूँ कि आप जब देखोगे 2 इंटू डी एम इंटू डी आर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ध्यान देंगे, 2dm इंटू डी इंटू आर जो लिखा गया है एक्चुअल में इसकी डिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और अगर इसकी 0 यानी इतने की वैल्यू क्या हो गई 0, तो 0 का गुणा 2 में कर दूंगा, क्या हो जाएगा खत्म, तो आंसर क्या मेरे पास आएगा, यही आएगा, यानी एक्चुअल में मेरे पास बचेगा आई, चूंकि डी स्क्वायर और डी एम का इंटीग्रेशन करूंगा तो छोटका छोटका मास मिलकर क्या बना देगा बड़ा, तो इसका मतलब क्या हो गया एम डी स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ भी छोटका छोटका का इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ भी क्या बन जाएगा m, और m का गुणा r में, तो क्या बन गया एम आर स्क्वायर हो गया, एम आर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। क्योंकि हमको पता है कि ये जो डी एम आर स्क्वायर है वो छोटका के लिए क्या, छोटे इनर्शिया के लिए था, छोटे सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनर्शिया था। अगर मैं यहाँ से देखता तो एक्चुअल में मेरे पास क्या आ जाता, अगर मैं यहाँ से इंटीग्रेशन करता तो मेरे पास एम आर स्क्वायर ही तो आता, और ये आई कैसा है सी ओ एम वाला ही तो है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे बॉडी का होगा वो क्या होगा एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो बस छोटा मास था ना, छोटका मास था इसके लिए था। तो अब आप ध्यान से देख पा रहे हो यही तो है आपका एम आर स्क्वायर, और ये एम आर स्क्वायर क्या है, तो सर ये मोमेंट ऑफ क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यानी मैं इसी चीज़ को यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाइए और लिख दीजिए आई इज इक्वल टू, इसको पहले तो आई सी ओ एम प्लस ये क्या बन गया आपके पास एम डी स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया फार्मूला प्रूफ, ठीक है, प्रूव हो गया। लेकिन अभी आपके मन में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, अगर थोड़े से भी आप लोग फिजिक्स के ज्ञाता हो तो हमने यहाँ पे इसको डायरेक्ट 0 मान लिया, हाउ आई से, मतलब हाउ आई से दैट कि ये 0 है, ठीक है। क्वेश्चन तो यहाँ पे बनता है ना, क्योंकि आप लोगों ने शांति बनाए रखी कि जब चलिए तब तक फार्मूला प्रूव होने देते, बाद में तो समझा ही जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, ये 0 हुआ, क्यों 0 हुआ इसको जानना जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो भी समस्या है, ठीक है। चलिए इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, अभी नहीं, अभी फिलहाल में सबसे पहले इसको पहले फील कर लेते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जरूरी है, बस ये ध्यान देंगे कि ये जरूरी है जानना, ठीक है ना, तो जरूरी है तो इसको जरूर बताऊंगा मैं, लेकिन पहले आप फील कर लेते हैं। तो आई होप ये फॉर्मूला कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि अगर मैं किसी एक्सेस के अबाउट, मतलब मान लीजिए किसी एक्सेस के अबाउट किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी सेंटर ऑफ मास पे जो इनर्शिया होता है
उस इनर्शिया को पकड़ूंगा और फिर देखूंगा कि डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से गई है और उस एक्सिस के बीच में, जिस एक्सिस के थ्रू हम निकालना चाहते हैं वो, और इस पूरे बॉडी का मास। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस पूरे बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अब इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो एक्सिस ली है वो एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर है, हाँ या ना। फॉर्मूला कैसे आया ये आप समझ गए, और अभी आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या है ना, यानी क्या करने वाले हम लोग। बिल्कुल, हाँ चलिए थोड़े बहुत कंडीशन जरूर लिख लीजिए, मतलब रिस्ट्रिक्शंस क्या है इसके लिए। कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होना चाहिए, आपको पता भी तो होना चाहिए, ऐसा ना हो कि फिर दिक्कत हो जाए, है ना। जैसे सबसे पहली बात जो आप देख पा रहे हो वही करिए, हम कुछ अलग से कंडीशन नहीं पैदा करेंगे। देखिए आपको खुद समझ में आ रहा है कि ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, तो हमें हमेशा जो एक्सिस है उसको क्या करनी पड़ेगी, पैरेलल रखनी पड़ेगी। और पैरेलल रखने का मतलब अकेले कोई पैरेलल हो जाएगा तो नहीं होगा, यानी यहाँ पे दो एक्सिस आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, यानी टू एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए। इनमें से एक एक्सिस क्या होनी चाहिए, इनमें से एक एक्सिस कैसी होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस होनी चाहिए, है ना, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस होनी चाहिए, ये सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरती हुई। ठीक है, पहली बात, दो एक्सिस हो, दोनों पैरेलल, मतलब दो एक्सिस हो पैरेलल हो, और इनमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाली होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर दिक्कत है, पहली बात ये। दूसरी बात, तीसरी बात कि जो आप डिस्टेंस लोगे, जो कि यहाँ पे डी लिखा गया, तो डी क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से ऐसे डिस्टेंस ले लूँ, ऐसे या ऐसे, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। एकदम कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, यानी सीधी दूरी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस, यानी दोनों एक्सिस के बीच में क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। ये तीन बातें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए एकदम अच्छे से। क्लियर है, ये तीन रिक्वायरमेंट है। अगर तीनों रिक्वायरमेंट को आप समझ पा रहे हो तो बड़े अच्छे से कर लोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, और आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो फिर दिक्कत नहीं है। चलिए एक आध एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कैसे इस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ठीक, अब हम लोग लेते हैं सबसे पहले रॉड को। सबसे पहले किसको लेंगे, रॉड को। ठीक है, तो रॉड हम लोगों ने देखा हुआ है, अगर हम रॉड के ऊपर हम क्या लगाना चाहते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा भाई, रॉड ही क्या सबके ऊपर लगा के चेक कर लेंगे आप लोग। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि सपोज कर लो कि सपोज क्या करना है सर, सेंटर ऑफ मास से इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है पता है इसका। मैं चाह रहा हूँ कि सर ये तो सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है, मैं चाह रहा हूँ साइड से निकालना। क्या निकालना, साइड से निकालना, यानी साइड से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी अगर मैं साइड से घुमाऊँ तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैदा होगा। हमें ये पता है कि इस पूरे रॉड की लंबाई कितनी होती है भैया, L होती है। आधी लंबाई देखी जाए तो इधर कितनी होगी, L/2, और इधर देखा जाए तो कितना होगा, L/2 होगा, L/2। ये सेंटर ऑफ मास है इसका, और इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ICOM इज इक्वल टू होता है mL²/12। यही होता है कि नहीं होता है। अच्छा, अब जो कहानियां हैं, जो कंडीशन से पहले उनको पकड़ लीजिए। मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है और इस एक्सिस के अबाउट बताना है। चलिए, तो सबसे पहले ये बोला था कि दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, बिल्कुल पैरेलल है। ये देखिए सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बड़ा इजी था सर, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास वाली लाइन होती है वो एक्चुअल में आधे पर डिवाइड करती है। तो ये L है, तो ये आधा L/2 और इधर आधा L/2। तो इसका मतलब इसके बीच से इस एंड तक मेरा L/2 होगा, चाहे मैं इधर लूँ चाहे इधर लूँ। मैं एक्चुअल में ये एक्सिस इधर भी लेके देख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो भी क्या होगी, पैरेलल होगी, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा,
L/2 ही होगा। तो मुझे सब तो मिल चुका है, कंडीशन भी मेरी फॉलो हो रही है, एक मेरा सेंटर ऑफ मास भी है, सब कुछ मुझे मिल रहा है, बस मुझे फॉर्मूला लगाना है। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, ICOM प्लस यहाँ पे md²। अब ICOM यानी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो वो होता है ml²/12 प्लस m ऐसे रहेगा d। यहाँ पे d कितना है, d मतलब डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L/2 है, तो यानी यहाँ पे क्या लिख दूंगा, L/2 और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल, अब देखो यहाँ पे ml²/12 प्लस यहाँ पे देखूंगा मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ml²/4 हो गया। 4 और 12 का क्या ले लूंगा, एलसीएम, तो यहाँ पे 12 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ml² ही रहेगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ गया आपका, मैं पुनः कर दे रहा हूँ, तो वीडियो कट गया होगा ड्यू टू स्टोरेज प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आ गया होगा आपका 12 और 4 का एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे होगा ml² प्लस यहाँ पे 4 आएगा, 4 3 12 यानी ml² 3 ml² हो गया, ml² प्लस 3 ml²/12, 3 ml² और 1 ml² मिलके कितना हो जाएगा आपका 4 ml²/12 हो गया। 4 से कट गया 3 बार में, क्या आंसर मेरे पास आ गया ml²/3, और ये क्या है आपका I का मान मिल गया। यानी जब मैं इंड से घुमाऊंगा तो जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, ml²/3 होगा। ठीक है, कैसे हुआ, समझ में आया है ना। और हम लोगों ने देखा भी हुआ है कि इंड से आता भी कितना है, ml²/3 ही आता है, बीच में ml²/12, और इंड से जब देखूंगा मैं तो ml²/3 आता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लगा के किसी का भी क्या कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के थ्रू किसी भी बॉडी का क्या निकाल सकते हैं, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है कि हमको सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली लाइन या एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने जब उस पूरे का सेमराइजेशन देखा था तभी मैंने बोला था कि आप उसको क्या करेंगे, याद रखेंगे, अदरवाइज फिर क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये वाली पूरी कहानी समझ ली होगी, रॉड वाली। ठीक है, अब इसी तरीके से हम और भी बॉडीज लेते हैं और भी क्वेश्चंस को देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एक और बॉडी लेते हैं और वो बॉडी है मेरी डिस्क है। ये रहा डिस्क। ठीक है, डिस्क आप जानते हो क्या होता है, और डिस्क के अंदर इसका भी पॉइंट मास कहाँ पे होता है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। कहाँ पे, एकदम यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो इसका ढक्कन कहाँ है भाई, कहाँ है, देखिएगा। तो ये मान लेता हूँ पूरा डिस्क है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ये होता है। ठीक है ना, और इस सेंटर ऑफ मास से ये वाली लाइन जो गुजरती है हम लोगों ने देखा हुआ है, अभी शुरुआत में सुबह ही बताया गया है कि जो इसके मतलब यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे mr²/2 निकाले थे, mr²/2। वो mr²/2 किस एक्सिस के थ्रू था, इसके सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर था, या ऐसे हम लोगों ने देखा था कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो वो गया कहाँ से था, वो एक्चुअल में बीच से ही तो गया था। जो एक्सिस गई थी वो कैसी गई थी, बीच से ही तो गई थी, है ना। यानी हम इसको कहाँ से घुमा रहे थे, यहाँ से घुमा रहे थे, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा रहे थे। ठीक है, ये घूम रहा था। ओके, तो ये कहाँ से घूम रहा था, तो अपने सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से ही घूम रहा था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, और उसी के परपेंडिकुलर हम लोगों ने रखा था। अब हम चाहते हैं कि इसको साइड से घुमाना, यानी एक्सिस हम चेंज करना चाहते हैं भाई। तो हम एक्सिस चेंज करना चाहते हैं तो हम सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के क्या खींचेंगे, पैरेलल एक दूसरी एक्सिस खींचेंगे जहाँ पे हम लोग घुमाना चाहते हैं। ठीक है ना, यानी हम लोग इस पॉइंट पे हम लोग घुमाना चाहते हैं, यहाँ से पकड़ के। ओके, तो इसका मतलब हम लोगों ने एक्सिस किसको ले ली, इसको। अच्छा, ये क्या है आपका, तो सर ये आई है, यहाँ भी हमको पता है कि यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, तो यहाँ पे जो आई आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो क्या होगा, ICOM होगा। ICOM यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसकी वैल्यू कितनी है भैया, तो वो है mr²/2 होती है। बिल्कुल, अब मुझे पता है, सपोज कर लो मैं कहाँ से घुमा रहा हूँ, बड़े अच्छे से समझना। मैं ये मान लो डिस्क है, तो ये डिस्क के इस पॉइंट से घुमा रहा हूँ ना, क्योंकि वहाँ पे लिखा नहीं था सही से, तो मैं इस डिस्क के इस पॉइंट से घुमा रहा हूँ। इस पॉइंट से मतलब कि एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है। ये जो है ये क्या है एक्चुअल में, ये एक टेंजेंट है।
क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट का काम होता है कि वो सर्कल के किसी एक पॉइंट पे ही केवल टच करता है, तो ऐसी लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। तो ये भी जो एक्सिस गई है, ये एक्सिस जो हम लोगों ने पैरेलल खींचा है इस एक्सिस के अबाउट, वो क्या कर रही है, केवल एक पॉइंट पे टच कर रही है। ओके, अच्छा बिल्कुल, तो ये हो गया कहानी। अब एक बात समझो, एक्सिस खींच ली, ये सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जान लिया, अब क्या चाहिए, तो सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो हम जानते हैं क्या कि डिस्क है, तो भैया डिस्क के यहाँ से लेके यानी इसके सेंटर से लेके इसके एंड तक दूरी कितनी होती है, आर होती है, हाँ या ना। तो वैसे ही अगर मैं इस एंड से इस एंड तक देखूँ, यानी इसके सेंटर से इस एंड पे आऊँ, तो कितना दूरी होगी, आर ही तो होगी। और क्या ये आर इस वाले एक्सिस के अबाउट और इस वाले एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर है कि नहीं है, यानी इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, और बात परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही हो रही है। तो सब तो मिल चुका है, मुझे बस क्या चाहिए, इसके अबाउट आई चाहिए, तो निकाल लेता हूँ मैं। आई इज इक्वल टू क्या होगा भैया, आई इज इक्वल टू होगा आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई ऐसे ही रहेगा, आई सी ओ एम सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो है एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे एम ऐसे ही रहेगा, डी की वैल्यू कितनी है, तो सर डी की वैल्यू क्या है, आर है। भैया ये हम लोग डी ही तो मानते थे, हाँ या ना, तो इस डी के जगह पे बस क्या आ गया मेरे पास, आर आ गया है, बात खत्म, बात खत्म। इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 छोड़ो अभी, 2 से डायरेक्ट इसमें गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर अपॉन पूरे नीचे 2 हो गया। एम आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये रहा आई। यानी अगर हम लोग ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट के अबाउट अगर हम घुमा रहे हैं इस डिस्क को, तो मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। तो एक बात समझो क्या, कि अगर हम देखें इस चीज़ को या इसको पकड़ें अच्छे से, तो क्या हम देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि जब हम सेंटर ऑफ मास से घुमा रहे हैं तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उससे कई ज़्यादा क्या है, यहाँ पे है, यानी 3 गुना बढ़ गया है। यहाँ से देखो ये क्या है, ये एक्चुअल में एम आर स्क्वायर बाई 2 क्या है, आई सी ओ एम है ना, यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क है ना। तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू 3 इंटू आई सी ओ एम ऑफ डिस्क, है ना। और ये क्या भैया, टेंजेंट वाला है, तो इसको भी लिख दो फुल फॉर्म में, टेंजेंट वाला है। जब मैं टेंजेंट के अबाउट देखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो क्या होगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, किसके, आई सी ओ एम ऑफ डिस्क, 3 गुना हो जाएगा। समझ में आई बात, हाँ या ना, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों का क्या निकाल सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अबाउट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग एक्सिस पे जिन एक्सिस का हमको जिस एक्सिस के अबाउट नहीं पता है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये बातें पूरी की पूरी समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि अभी आपको जाके क्या करना चाहिए, अभी आपको पकड़ना चाहिए और भी फिगर को, रैंडम फिगर जो भी हैं जो आप लोगों ने पढ़े हैं। हम लोगों ने तो केवल रॉड लिया और क्या लिया, रॉड लिया और उसके बाद आपके पास डिस्क लिया, 2 एग्जाम्पल के थ्रू इन चीज़ों को समझा। अब हमको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग बाकी बॉडीज़ को पकड़िए, ठीक है ना, बाकी कंटिन्यूअस बॉडीज़ को पकड़िए और उनमें अपने से ही क्या करिए, अपने से एक्सिस मानिए और उन एक्सिस के अबाउट देखिए। हाँ, ये ज़रूर करिएगा कि उसके अंदर जो डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है वो ईजिली आपको मिल जाए, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जब इसको माना, यानी इस डिस्क के अंदर इस एक्सिस को माना, तो मुझे क्या मिल गया, आर मिल गया ना डिस्टेंस में इजीली। तो वैसे ही आप लोग भी क्या करिए, अपने अनुसार कुछ एक्सिस लीजिएगा और वो एक्सिस ऐसे लीजिएगा कि हमको डिस्टेंस उसकी पता चल जाए वही क्वेश्चन से, और उसके बाद बारी बारी आप करना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। क्या लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और वहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का प्रयास करिएगा। ओके, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आज पैरेलल एक्सिस थ्योरम खत्म करेंगे, तब जाके हम किसकी बात करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।